गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जितने भी जेक बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो 24 मार्च से शायद हो सकता है होगा, और नहीं तो लगभग लगभग मार्च में होगा ही होगा। तो हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, लगभग 2 महीना बचा हुआ है। इसमें हम लोग को एग्ज़ाम की तैयारी करना है, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है। तो अब से इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस चैनल के थ्रू जितने भी चैप्टर्स से इनका वन शॉट रिवीजन करवाया जाएगा, यानी कि आपको चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स पता रहेगा, तब तो आप तैयारी कर पाओगे। उसके बाद हमारा जैसे ही मॉडल सेट आएगा, फिर मॉडल सेट का आपका सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद उसी से रिलेटेड जिस टाइप का क्वेश्चन होगा बनता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उनका भी तैयारी कराया जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल इस चैप्टर का जो विज्ञान का पहला अध्याय है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बहुत नोट्स है, तो इस नोट्स के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे और मैं आपको समझाते चलूँगा। कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के बारे में जान पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो देखिए, ऐसा परिवर्तन, ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का एक परिवर्तन है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि एक प्रकार का परिवर्तन है जिसमें नए गुण, जैसे कि मान के चलिए कि आप इसका अगर एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या है इसका उदाहरण है ना, उदाहरण एक दही का बनना है। तो यही एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक प्रकार का परिवर्तन दही कब बनता है, यानी कि दूध से दही बनता है। तो जब दूध से दही बनता है तो दूध का गुण और दही का गुण, दोनों का गुण क्या होता है, अलग अलग होता है। और ये जिस प्रक्रिया के थ्रू बनता है, जिस अभिक्रिया के थ्रू बनता है, इसी अभिक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जैसे दूध से दही का बनने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद एक आता है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद। तो क्या कहते हैं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होता है उसको हम कहते हैं उत्पाद। जैसे कि देखिए, यही एग्जाम्पल है हमारा दही वाला। तो दही के दूध से हमारा क्या बना, दही बना। तो दूध ही क्या लिया, अभिक्रिया में भाग लिया, तो दूध हमारा क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, और दही क्या हो जाएगा, दही हो गया हमारा उत्पाद। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि अभिकारक क्या हुआ और उत्पाद क्या हुआ। ये जो कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे जितना कुछ दिया हुआ है ये रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है कभी भी तो क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला एक चीज़ हो सकता है कि अवस्था में परिवर्तन, यानी कि उसका अवस्था बदल सकता हो सकता है। अगर वो जैसे कि दूध को ही लीजिए, दूध क्या होता है, काफ़ी द्रव होता है, लेकिन दही उससे थोड़ा सा ठोस होता है ना, यानी कि उसका अवस्था क्या हो गया, बदल गया। दूसरा चीज़ है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, उसका कलर बदल जाएगा। जैसे कि दूध बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, प्योर सफ़ेद होता है, लेकिन अगर दही को आप देखोगे तो हल्का वो पीला टाइप का आता है, यानी उसका रंग में क्या हो गया, बदल। तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो होगा वो कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे दूध हल्का ठीक है गर्म जैसा रहता है, लेकिन अगर आप दही की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है, दही थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है, उसमें कोई गैस निकल जाए। ठीक है, तो जब भी कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो आप ये परिवर्तन आप उसमें देख सकते हो, उसका अवस्था बदल सकता है, उसका रंग बदल सकता है, उसका तापमान में परिवर्तन हो सकता है, या तो गैस का उत्सर्जन हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हम देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसको आप लिखोगे कैसे, दूसरों को बताओगे कैसे कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो। एक चीज़ हम बता सकते हैं सेंटेंस के माध्यम से, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब हम दूध में जब दूध में उप होता है ना, दही अगर हल्का डाल दोगे तो जल्दी वो दही में बदल जाता है, तो आप उसको कैसे लिखोगे। तो दूध में हम लोगों ने दही डाला, फिर थोड़े टाइम बाद वो क्या हो गया, दही में बदल गया। एक ऐसे करके आप बता सकते हो। लेकिन जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो इतना लंबा समय नहीं होता है कि आप शब्दों के द्वारा, सेंटेंस के द्वारा उसको बता सको। इसलिए उसी प्रक्रिया को ना बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि छोटा करते हैं, कि उसको छोटा कैसे किया जाए। तो एक छोटा कर सकते हैं हम लोग शब्द समीकरण के थ्रू। ठीक है,
शब्द समीकरण के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं। शब्द समीकरण का मतलब क्या, जिन जिन चीज़ों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, उसको हम लोग शब्दों में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल, देखिए जिंक हो रहा है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या, जिंक, तो जिंक को हमने जिंक लिख दिया, ठीक है। जिंक का हम लोगों ने यहाँ पे जिंक लिख दिया, और सल्फ्यूरिक यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल लिख दिया, ठीक। यानी कि इसका मतलब क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि जिंक को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिलाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन मिलता है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं वाक्य के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है ना, क्योंकि यहाँ केवल जिंक प्लस सल्फ्यूरिक का हम लोग को पता चल जा रहा है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिलाने से हम लोग को क्या मिल रहा है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। तो इस समीकरण को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण। यदि हम लोग शब्द के थ्रू लिखते हैं तो हम उसको बोलेंगे शब्द समीकरण, ठीक है। उसी प्रकार, लेकिन अब जब देखोगे तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा नहीं, ये शब्द समीकरण भी थोड़ा क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, यानी कि इसको हम और छोटा कैसे कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, इसको भी हम छोटा कैसे करेंगे। तो फिर कहा अरे कोई बात नहीं, इसको क्या करो, जिंक का फॉर्मूला होता है, उसका संकेत होता है, सिंबल होता है, हम लोग ना उसका यूज करेंगे, पूरा शब्द नहीं लिखेंगे। तो उसी अभिक्रिया को यहाँ पे लिखा गया उसके संकेतों के द्वारा। जैसे कि जिंक को हमने यहाँ पे Zn लिखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 लिखा है, जिंक सल्फेट को ZnSO4 लिखा है, और हाइड्रोजन को H2। तो इस समीकरण को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। जब किसी अभिक्रिया को हम लोग शब्दों या तो सिंबल के थ्रू लिखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। और अगर शब्द के थ्रू लिखेंगे तो शब्द समीकरण। तो ये समझ में आया कि, तो यह हो गया रासायनिक परिवर्तन को हम लोग प्रदर्शित कितने तरीके से कर सकते हैं, तो दो तरीके से। पहला तरीका है शब्द समीकरण और दूसरा तरीका है रसायन समीकरण। तो अधिकतर यूज होता है रसायन समीकरण का, दोनों का यूज होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ में आ गया कि हम लोग रासायनिक परिवर्तन को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। वही रासायनिक समीकरण क्या, जब किसी, वही हो गया कि जब किसी भी अभिक्रिया को हम लोग सिंबल या तो संकेतों के द्वारा जब उसको प्रदर्शित करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। फिर एक हमारा जो मेन चीज़ आता है वो कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखिए एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि एक नियम है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार आपको पता होगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है। जैसे कि मान के चलिए दूध से जब हमारा दही बना तो जितना भी मॉलिक्यूल, जैसे दूध में प्रोटीन रहता है, तो जितना मॉलिक्यूल दूध में प्रोटीन होगा, दही बनने के बाद भी प्रोटीन का उतना ही मॉलिक्यूल वहाँ पे होगा। यानी कि प्रोटीन कम या ज़्यादा, मान के चलिए कि दूध जब बन रहा था तो उसमें हाइड्रोजन मान के चलिए दूध में 4 गो था, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन बनेगा, दही बन गया तो उसमें हाइड्रोजन 3 हो गया, नहीं, जितना था पहले उतना ही होगा, ठीक है। वो कभी भी विनाश नहीं होता है, बल्कि वो परिवर्तित होता है, एक चीज़ से दूसरे चीज़ में बदल जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि ये हो गया, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसको संतुलित करना चाहिए। तो संतुलित कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि जैसे कि यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक रिएक्शन दिया हुआ है, और इस रिएक्शन में काम कीजिएगा कि यहाँ पे जो Fe है ना, ये जो Fe है, यहाँ पे Fe3 होगा और O हो जाएगा आपका 4, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे Fe3 और Fe4। तो ये हम लोग को क्या, ये हम लोग को मिला एक समीकरण, ठीक है। कि अब बताइए इसको आप संतुलित कीजिए। तो आप इसको संतुलित कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देखना है कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है, ठीक, सबसे ज़्यादा किस में है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा इसमें किस में है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किस में, इसमें ऑक्सीजन में है। आप देख रहे हो यहाँ ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन का 4 यहाँ पे अणु है, 4 परमाणु है, ऑक्सीजन कितना है 4। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो इधर आप देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर है ऑक्सीजन हमारा 1, ठीक है, और इधर ऑक्सीजन है 4। तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 4 से इसको गुना कर देंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इधर भी हो जाएगा 4 गो ऑक्सीजन और इधर भी हो जाएगा 4 गो ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए ये 3 नहीं है, ये 4 है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद देखो जब ये 4 गो ऑक्सीजन हो गया
तो यहाँ पे देखिए फेरस कितना है, लोहा 3 है और इधर 1 है, इधर हम लोग गुना करेंगे 3 से, फिर 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, इधर 4 और इधर 2, तो 4 दूनी 8 हो गया, और इधर कितना है, इधर हो गया हमारा 2 गो, तो हम लोग यहाँ किससे गुना कर देंगे, इधर गुना कर देंगे 4 से। अब आप दोनों ओर काउंट करके देखिए, इधर कितना हो गया, इधर अगर आप देखो तो इधर लोहा कितना है, इधर लोहा हो गया आपका फेरस जो इधर कितना है, इधर 3 है, ठीक है, इधर कितना है 3, और इधर भी कितना है 3, यानी कि दोनों तरफ सही है। हाइड्रोजन इधर कितना है 8, और इधर भी 8, यानी दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितना है, ऑक्सीजन हो गया इधर 4, और इधर ऑक्सीजन कितना है, इधर भी हो गया 4, यानी कि आप अब टोटल देख सकते हो कि यह हमारा टोटल जो है कितना आ गया, दोनों ओर बराबर है, यानी कि जो वही चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पूरा, जब अब इसको संतुलित करोगे तो संतुलित करने के बाद आपका यही आंसर आपका आएगा, ठीक है। देखिए ये आंसर दिख रहा है, यहाँ पे 3 से गुना किए थे, यहाँ से 4 से और यहाँ से 4 से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक कंप्लीट। यानी कि आपको संतुलित करने के लिए सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि दोनों ओर से आप संतुलित केवल गुना कर सकते हो, यानी कहने का मतलब जब भी आपको संतुलित करना है ना, तो आप यहीं पे केवल गुना कर सकते हो, यहीं पे केवल गुना कर सकते हो, आप नीचे यहाँ पे कभी भी नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी आपका इक्वेशन दिया है, जो भी आपका समीकरण दिया है, उसको आप लिख देख लोगे। उसके बाद क्या करोगे, देखोगे कि सबसे ज़्यादा किस में है, देखोगे कि जिस साइड सबसे ज़्यादा, जिस अणु में सबसे ज़्यादा होगा, जिस भी तत्व में सबसे ज़्यादा अणु होगा, उसको दोनों ओर पहले इक्वल करोगे। उसके बाद उसके इक्वल करने से और अणु में क्या इफेक्ट पड़ता है उसको देख लोगे, ठीक है। तो इससे फिर आपका ये संतुलित हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, आगे है हमारा रासायनिक अभिक्रिया प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है, यानी कि पहले वाले का गुण और बाद वाले का गुण, दोनों का गुण क्या होता है, बदल जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया कितना टाइप है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको लगता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, क्या है संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग बस ये याद रखोगी, दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके जब एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी सिंपल याद रखना है कि अभिकारक हमारा क्या होगा, अभिकारक अभिकारक होगा हमारा 2 से ज़्यादा, और उत्पाद होगा हमारा हमेशा एक ही उत्पाद होगा। उत्पाद जब अभिकारक जब 1 से ज़्यादा होगा और उत्पाद जब 1 होगा, तो इस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि इसका जल का निर्माण देखिए, ठीक है, उदाहरण हम देखते हैं सेकेंड वाला, आप देखिए, ये सभी आप सारा उदाहरण है, आप लोग इसको पढ़ सकते हो। तो यहाँ जो उदाहरण जल का निर्माण, जैसे देखिए हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है, तो बदले में हम लोग को क्या मिलता है, जल। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तत्व हो गया, यानी 1 से अधिक अभिकारक हो गया, और उत्पाद में हम लोग को क्या मिलता है, केवल जल। तो इस प्रकार का जो अभिक्रिया हो गया ये कहलाएगा संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। नीचे दिया ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है कि कोई अभिक्रिया हुआ, मान के हुआ, और उसके साथ साथ आपको एनर्जी भी दे रहा है, तो उसी को आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहोगे, ठीक है। यानी कि उसमें एनर्जी आपको दे रहा है। जैसे कि आप कभी देखोगे घर और पेंट कर रहे होगे, तो चूना पत्थरा, जो चूना होता है ना, उसको जब हम लोग पानी में मिलाते हैं ना, तो धीरे धीरे वो ना उबलने लगता है, जिसकी वजह से ऊष्मा देता है। तो उस अभिक्रिया को आप लोग क्या कहोगे, उसको आप लोग कहोगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। अब आगे आते हैं, दूसरा जो अभिक्रिया वो क्या है हमारा, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया का जस्ट उल्टा, संयोजन का उल्टा वियोजन। यानी उधर क्या था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा, एकल उत्पाद होगा, और उसको जब आप अभिक्रिया कराओगे तो 2 या 2 से अधिक क्या होगा, नहीं, एकल अभिकारक होगा, और जब उसको अभिक्रिया कराओगे तो क्या होगा, 1 से अधिक उत्पाद देगा, ठीक है। फिर उसमें वियोजन, मतलब ऊष्मा के थ्रू जब वियोजन है, तो संयोजन का उल्टा है वियोजन। तो अब वियोजन में आप ये वाला जो एग्जाम्पल है, ये वाला, ये आप लोग हमेशा
याद रखोगे कि कभी अगर मान के चलिए अगर आपको पूछा जाए कि हमको वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण दो, तो ये CaCO3 चूना पत्थर को जब आप हीट करोगे ना, एनर्जी दोगे, तो इसको CaO में टूटेगा और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। ठीक है। उसके बाद विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रवाहित कर वियोजन, मतलब आप उसमें क्या कर रहे हो, करंट दे रहे हो, विद्युत दे रहे हो, और वो क्या हो जाता है, वो टूट रहा है, तो उसको बोलेंगे विद्युत वियोजन। ये थोड़ा सा आप लोग याद रख लोगे, इसका नामांकन वगैरह जो है ना ये याद, इसको जैसे इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे प्लास्टिक मग बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक मग बोलते हैं। और यहाँ जो आप देख रहे हो ना, ऊपर में गैस होता है उसको हाइड्रोजन गैस बोलते हैं, नीचे क्या है, पानी है, यहाँ भी पानी है। और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट का रॉड, वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, ग्रेफाइट का रॉड है जिसमें करंट जा रहा है, ये इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। यहाँ पे जो बुलबुला जैसा दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये शीशा का होता है, इसको बोलते हैं हम लोग परखनली। तो ये सब याद थोड़ा सा कर लीजिएगा, हो सकता है ये पूछता है कभी कभी कि इसका नामांकन कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आता है ऊष्माशोषी, हमने पढ़ा था ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या होता था, वो एनर्जी, जब कोई अभी क्रिया में एनर्जी रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ऊष्माक्षेपी। और जब कोई अभिक्रिया के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको हीट चाहिए, तो उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। ठीक है, ऊष्माशोषी का मतलब क्या हो गया, उस अभिक्रिया को करने के लिए आप लोग को बाहर से कहीं से ऊष्मा देना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा जो अभिक्रिया, वो क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब क्या होता है, धकेल के बाहर कर देना, यानी कि विस्थापित कर देना। ये देखिए थोड़ा झगड़ालू टाइप का होता है। इसमें देखिए सिंपल सा बात है, इसका अगर एग्जांपल देखिए तो आपको क्या लगे, यहाँ पे फेरस है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। तो इसमें देखिए ये जो फेरस है थोड़ा सा झगड़ालू टाइप का, ठीक, ये क्या करेगा, फेरस जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा। कॉपर को, इन लोग दोनों देखिए भाईचारे जैसे इन लोग दोनों एक साथ है ना, तो जैसे इन लोग को जब आप फेरस और कॉपर सल्फेट को जब आप मिलाओगे, तो ये फेरस क्या करेगा, कॉपर को बोलेगा तुम जाओ यहाँ से, विस्थापित कर देगा, उसको भगा देगा, और सल्फेट के साथ खुद ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए फेरस से यहाँ कॉपर सल्फेट था, तो फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर। तो जब किसी अभिक्रिया में किसी एक तत्व जब दूसरे तत्व को क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इसका ये एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आप लोगों को क्या करना है, ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद कर लेना, और जो डेफिनेशन यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है वो भी आप लोग क्या करोगे, याद कर लोगे। ठीक है, मैं बस इसमें समझा दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। द्विस्थापन का मतलब क्या होता है, द्विस्थापन, विस्थापन मतलब विस्थापित कर, द्विस्थापन में क्या करता है, ये इसको स्थापित करेगा और वो उसको, यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, विस्थापित। जैसे देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, तो बेरियम क्लोराइड में क्या करेगा, सोडियम के क्या करेगा, इसमें जो Na है Cl2 के साथ कॉम्बिनेशन बना लेगा, और SO2 जो है सल्फेट, ये बेरियम के साइड देखिए ये दोनों दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अपना पार्टनर का अदला बदली कर लेते हैं। तो जब इन अभिक्रिया में उत्पाद और यौगिक क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं द्विस्थापन। क्योंकि दोनों एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विस्थापन अभिक्रिया। फिर पांचवा क्या, उपचयन एवं अपचयन। देखिए उपचयन का मतलब क्या होता है, ठीक है, उपचयन क्या लिख रहा है कि उपचयन का मतलब जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन में वृद्धि होता है या तो हाइड्रोजन का कम होता है। जैसे मान के चलिए किसी पदार्थ में ऑक्सीजन वृद्धि होगा, ऑक्सीजन आएगा यानी कि वो उपचयित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपचयित। जैसे देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन वो पहले अकेले था और इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो कार्बन का क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन का इस अभिक्रिया में उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। अगर कार्बन का उपचयन हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं, अगर कार्बन इसको हम बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया, और अगर उसमें कार्बन ऑक्सीजन ऐड होगा तो भी उपचयन बोलेंगे, और हाइड्रोजन अगर कम हो रहा तो भी उसको उपचयन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला एग्जाम्पल हो गया ये हो गया। अभी इसी का उल्टा है, अपचयन का मतलब क्या हो गया, देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, और अपचयन में ऑक्सीजन घटेगा। ठीक है, इसी का उल्टा, उपचयन में क्या होता है, हाइड्रोजन घटेगा, जबकि अपचयन में क्या होता है, अपचयन में हाइड्रोजन बढ़ेगा। जैसे देखिए आप ये जो अभिक्रिया देख रहे हो यहाँ पे, आप इस अभिक्रिया को देखो ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि कॉपर ऑक्साइड, यहाँ पे आप देखो कॉपर ऑक्साइड में, तो कॉपर में क्या है, ऑक्सीजन है। अब यहाँ से जैसे आप इधर आते हो तो ऑक्सीजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। क्या हो गया, हट गया। तो कॉपर का क्या हो गया यहाँ पे,
अपचयन हो गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन, देखिए पहले हाइड्रोजन था और इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, देखिए ऑक्स यहाँ पे क्या लिखा, ऑक्सीजन का हरांश, यानी कि ऑक्सीजन घट गया। तो यहाँ पहले इसका कॉपर था और अब कॉपर नहीं है, यानी इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। हाइड्रोजन में पहले ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन अब हो गया, इसका मतलब इसका उपचयन हो गया। ये समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जब वैसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया क्या है, साथ साथ हो, उसको हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। दोनों साथ साथ होता है। तो एक तरफ से ये जो आपका समीकरण है, ये वाला आपका ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको भी क्या करोगे, ये याद कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं, थोड़ा सा संचारण है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, जैसे कि उपचयित हो जाता है किसी चीज़ में तो संचारित हो जाता है, तो उसका प्रभाव है, ठीक है। संचारण, तो संचारण क्या है, जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, संचारण बोलेंगे। जैसे आप लोग कभी लोहा देखा है, लोहे की वस्तु पे जंग लगना, यानी कि लोहा क्या होता है, लोहे के ऊपर में संचारित हो जाता है, जिसके कारण ऊपर वाला क्या होता है, कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका संचारण का एग्जाम्पल। यशद लेपन मतलब ऊपर से पेंटिंग वेंटिंग करते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है उसके उदाहरण है, ठीक है। फिर विकृत गंधिता है, तो विकृत गंधिता आपका क्या है कि वसायुक्त और तेल खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिनसे उनका स्वाद किस में बदल जाता है, गंध में बदल जाता है, और इसी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को रोकने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि प्रत्योक्षीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रख के वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतल द्वारा, यानी कि देखिए यहाँ पे है ना वायुरोधी बर्तन, यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें हम लोग वायु रोधी, यानी उसमें हवा नहीं जा सके, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है एक को पूरी तरह से चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जो भी चीज़ें बताए वो आपको बस थोड़े बहुत याद रखना है, क्योंकि देखिए ये जो वीडियो है ना आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सब चीज़ डिटेल से नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बस एक तरफ से रिविज़न